A very good evening to all of you, and this is Sujit here once again with one lectures on the physics, and today's topic is frictions. And I would like to introduce you about the frictions. And friction is a very important topic in the physics, and it play a vital role in the engineering and day-to-day life. फ्रिक्शन हमारा काफ़ी ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, वो हमारे इंजीनियरिंग साइंस और डे टू डे लाइफ में काफ़ी इसका उपयोग है। फ्रिक्शन ऐसे तो हमारे डे टू डे लाइफ में मिथ है कि फ्रिक्शन से हमें बहुत नुकसान होता है, लेकिन फ्रिक्शन कहीं न कहीं हमें हेल्प भी करता है। 90% ही हेल्प ही करता है। हम उस केस का बात करते हैं जनरली मशीनरी सिस्टम में क्या होता है, फ्रिक्शन हम लोग बोलते हैं कि फ्रिक्शन के कारण हमें पावर कंजम्पशन बढ़ जाता है। पावर कंज्यूम ज़्यादा करता है, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं कि फ्रिक्शन को हम रिड्यूस करें। ये हमारा मिथ है, लेकिन फ्रिक्शन के बिना हम खड़े भी नहीं रह सकते, 1 mm 2 mm चल भी नहीं सकते। अगर फ्रिक्शन है उसके वजह से मोशन है, ठीक है, फ्रिक्शन की वजह से ही मोशन का जन्म हुआ है। अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो मोशन नहीं होगा। ऐसा बात है कि फ्रिक्शन मोशन को जन्म भी देता है और मोशन को खत्म भी करता है। मोशन बॉडी को चलने में मदद भी करता है, बॉडी को रुकने में मदद भी करता है। तो देखिए फ्रिक्शन के बारे में डिटेल में हम स्टडी करते हैं, फ्रिक्शन है आखिर क्या, ठीक है, उसके टाइप्स के बारे में पता करेंगे, उसके बेसिक फैक्ट एंड लॉजिकल अप्रोच के बारे में चर्चा करेंगे। फ्रिक्शन बेसिकली अगर हम इस पॉइंट व्यू पर बात करें टेक्निकली और फिजिकली, फ्रिक्शन इज अ फोर्स। फ्रिक्शन एक तरह का फोर्स है, फ्रिक्शन हमारा एक तरह का फोर्स है। हम इसे रिएक्शनरी फोर्स भी कहते हैं, रिएक्शनरी फोर्स भी कहते हैं। फ्रिक्शन टेक्निकली और फिजिकली it is a force. फ्रिक्शन टेक्निकली और फिजिकली इट इज अ फोर्स, ठीक है, फ्रिक्शन टेक्निकली फिजिकली इट इज अ फोर्स। और दूसरा इट इज also a reactionary force। हमारा एक पॉइंट ऑफ व्यू से टेक्निकली फिजिकली इट इज अ फोर्स, और दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से इट इज आल्सो ए रिएक्शनरी फोर्स। मतलब कहीं अगर एक्शन हो रहा है किसी फोर्स का, तो उसका जो रिएक्शन होगा वो रिएक्शन फोर्स आपको क्या कहलाएगा, फ्रिक्शनल फोर्स कहलाएगा, ठीक है। फ्रिक्शन आखिर करता क्या है, फ्रिक्शन की वजह से क्या होता है, फ्रिक्शन का नेचर क्या है, फ्रिक्शन कहाँ होता है, फ्रिक्शन के कारण क्या होता है। फ्रिक्शन हमारा करता क्या है, फ्रिक्शन हमारे मोशन को अपोज करता है, इट अपोजेस मोशन और इंटेंशन ऑफ मोशन। जो मोशन हो रहा है उसको अपोज करेगा और जो होने वाला है उसको अपोज करेगा। इट अपोजेस मोशन, दूसरा इट आल्सो opposes intention of motion। आप ये तो समझ रहे होंगे, इट अपोजेस मोशन, इट आल्सो अपोजेस इंटेंशन ऑफ मोशन। दो टर्म यहाँ आया है, मोशन को ये रोकता है और इंटेंशन ऑफ मोशन मतलब जो मोशन होने वाला है उसको रोकता है। इसका मीनिंग क्या हुआ, मतलब जो मोशन अबाउट टू होगा उससे वो क्या करेगा, अपोज करेगा। तो ये फ्रिक्शन का मतलब व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फ्रिक्शन, ये हमारा क्या हो गया, इट अपोजेस मोशन, और दूसरा क्या होगा, इट आल्सो अपोजेस इंटेंशन ऑफ मोशन। हम इसे एग्जांपल के तौर पर देखेंगे कि ये कैसे अपोज करता है इंटेंशन ऑफ मोशन को। देखिए हम इसे एग्जांपल के माध्यम से चर्चा करेंगे। हम एक एग्जांपल लेंगे। I will take one tables and there is one box over it। मैंने एक टेबल लिया
there is one box. बॉक्स है जिसका कुछ मास होगा, एक टेबल है जिस पर बॉक्स रखा हुआ है, ठीक है। इस पर हम एक फोर्स लगा रहे हैं। कैसा फोर्स? अप्लाइड फोर्स। आई हैव अप्लाइड वन फोर्स ओवर दिस बॉक्स। और ये मैंने फोर्स लगाया, मान लीजिए हम शुरुआत में 1 न्यूटन का फोर्स लगाया। आई हैव अप्लाइड 1 न्यूटन फोर्स और ये बॉक्स मूव नहीं किया। हमने इंटेंशन किया कि बॉक्स को 1 न्यूटन फोर्स लगाकर इसको मूव करे और ये मूव नहीं किया। तो इसके पीछे क्या कारण होगा जिसके कारण हमारा बॉक्स मूव नहीं किया? हमने नियम का फॉलो किया। अकॉर्डिंग टू द सेकंड लॉ वी हैव अप्लाइड फोर्स। हमने एक्सेलरेट किया, बॉक्स हमारा मूव नहीं किया। हमने एक्सटर्नल फोर्स लगाया अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशंस। फोर्स लगाने में बॉडी में मूवमेंट होता है, बॉडी में मूवमेंट नहीं। तो कहीं ना कहीं इस पर एक नेट फोर्स, ओवरऑल नेट फोर्स क्या है? 0 है। उसी की वजह से मूव नहीं कर रहा होगा। बात यही है कि इस पर नेट फोर्स, द नेट फोर्स ऑन बॉक्स इज 0। यही होगा, नेट फोर्स ऑन बॉक्स इज 0। अगर नेट फोर्स बॉक्स में 0 है तो ये फोर्स लग रहा है जो 1 न्यूटन फोर्स को कैंसिल कर दे रहा है, तभी तो ये बॉक्स नहीं मूव कर रहा है। तो कहीं ना कहीं एक अपोजिट डायरेक्शन से कोई फोर्स लग रहा होगा जिससे कारण इस बॉडी को नेट फोर्स 0 हो जाता है। तो जो नेट फोर्स जब हम अपोजिट लगा, एक फोर्स लगेगा तभी तो ये इसे कैंसिल करेगा और नेट फोर्स हमारा 0 होगा। तो ये जो अपोजिट में जो फोर्स लग रहा है यही हमारा क्या है? फ्रिक्शनल फोर्स। ये क्या हमारा? फ्रिक्शनल फोर्स है। और ये क्या होता है? सेल्फ एडजस्टिंग होता है, वो खुद से एडजस्ट कर देता है। अगर हम 1 न्यूटन फोर्स लगाए और ये मूव नहीं किया, मतलब उसी अमाउंट में हमारा अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा 1 न्यूटन का, जो हमारा फ्रिक्शनल फोर्स कहलाएगा। ये भी हमारा क्या हो जाएगा? 1 न्यूटन हो जाएगा। नहीं मूव किया 1 न्यूटन। मान लीजिए इसको हम चेंज करके 2 न्यूटन कर दिए, फिर नहीं मूव किया, फिर से हमारा फ्रिक्शनल फोर्स जो अपोजिट में होगी 2 न्यूटन हो जाएगा। इसी तरह हम 3 न्यूटन कर देंगे, नहीं मूव किया, फिर से हमारा ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है जो अपोजिट डायरेक्शन लग रहा है फिर 3 न्यूटन हो जाएगा। तो ये हमारा फ्रिक्शनल फोर्स क्या है? सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स होता है, जो अपने आप को सेल्फ एडजस्ट कर लेता है तब तक जब बॉडी हमारा मूव नहीं करता। ठीक है, तो ये प्रूफ करता है कि फ्रिक्शनल फोर्स अपोजेस मोशन एज वेल एज इंटेंशन ऑफ मोशन। opposes motion as well as intention of motion। मोशन को भी अपोज करेगा और इंटेंशन ऑफ मोशन को भी अपोज करेगा, ये तो हम जान गए। अब फ्रिक्शन लगता कहाँ? फ्रिक्शन कहाँ लगता है? तो फ्रिक्शन हमारे दो बॉडी के कांटेक्ट के बीच में लगता है, बिटवीन टू कांटेक्ट बॉडी। एक बॉक्स ये हो गया, एक टेबल ये हो गया, ये दोनों के कांटेक्ट के पास ये जो रीजन है इसी जगह हमारा फ्रिक्शन लगता है। वेयर फ्रिक्शन एक्ट, वेयर फ्रिक्शन एक्ट, फ्रिक्शन एक्ट बिटवीन टू सरफेसेस ऑफ द बॉडी, दो सरफेस के बीच में एक्ट करेगा। ये जो कॉमन लाइन है इसके बीच में हमारा फ्रिक्शन एक्ट करेगा। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, दो कर्व है, दो सर्किल का पार्ट, एक इधर, इसके बीच में जो कॉमन टेंजेंट है, द कॉमन टेंजेंट इज सच ए लाइन वेयर फ्रिक्शन एक्ट। ये दोनों कॉमन टेंजेंट की जो हमारा फ्रिक्शन कहां एक्ट करेगा? द कॉमन टेंजेंट, दो कॉमन टेंजेंट के बीच में एक्ट करेगा। दो सर्किल के दो सरफेस के बीच में जो हमारा जो टेंजेंट होगा उसी जगह हमारा क्या करेगा? फ्रिक्शन एक्ट करेगा। उसका डायरेक्शन किधर होगा? वो अलोंग द
tangent of common tangent of two surfaces. Friction act between two common tangent of surface, और डायरेक्शन भी हमारा कॉमन टेंजेंट की ओर है। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया कि कहाँ फ्रिक्शन एक्ट करता है। अब हम जानेंगे फ्रिक्शन है क्या, व्हाट आर द रीजन बिहाइंड द फ्रिक्शन। फ्रिक्शन अगर हो रहा है तो क्यों हो रहा है, उसके पीछे क्या रीजन है। और हम जानते हैं कि फ्रिक्शन समय समय पर अलग अलग डिफरेंट साइंटिस्ट ने इस पर रिसर्च किया और डिफरेंट थ्योरी उन्होंने हमारे नेचर के सामने प्रस्तुत किया। इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इस पर हमेशा रिसर्च होते रहता है फ्रिक्शन के बारे में, और अलग अलग थ्योरी आते रहते हैं। तो हम कुछ थ्योरी देखते हैं कि पहले और अभी में क्या क्या चेंजेस आए हैं फ्रिक्शन के थ्योरी में। अब हम देखेंगे व्हाट आर द रीजन फॉर द फ्रिक्शंस। What are the reason for the friction? फ्रिक्शन की क्या रीजन हो सकते हैं। डिफरेंट समय में डिफरेंट थ्योरी आए, डिफरेंट रिसर्च हुआ, और हर समय कुछ न कुछ उसमें चेंजेस करके थ्योरी आते रहे। पहले क्या था, अभी क्या है, मॉडर्न थ्योरी क्या है, हमारा शुरुआत में क्या थ्योरी था। तो शुरुआत में हमारा थ्योरी था सरफेस थ्योरी। पहला हमारा थ्योरी क्या है, सरफेस थ्योरी। द फर्स्ट थ्योरी वाज सरफेस थ्योरी। अगर फ्रिक्शन हम जनरली ये तो डे टू डे कॉमन डे टू लाइफ का है, हम अवेयर हैं इससे। अगर रफ सरफेस है, ज्यादा सरफेस हमारा रफ है, तो वहां फ्रिक्शन ऑब्वियस ज्यादा होगा, जो हम जानते हैं। सरफेस अगर हमारा प्लेन है तो वहां फ्रिक्शन कम होता है। हम जब साइकिल चलाते हैं या मोटरसाइकिल चलाते हैं या कार वगैरह चलाते हैं, तो जब जहां रोड ऊंचा नीचा होता है वहां पर क्या हम फील करते हैं, वी फील मोर एंड मोर फोर्स। वहां गाड़ी ऑटोमेटिकली क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है। तो उस सरफेसेस पे, कर्व सरफेसेस पे क्या होता है, ऊंचे नीचे सरफेसेस पे क्या होता है, रफ सरफेसेस पे क्या होता है, हमारा वहां फ्रिक्शन ज्यादा होता है। और जब हम प्लेन पिच रोड पर चलते हैं तो हमारा गाड़ी ऑटोमेटिकली फास्ट मूव करने लगती है, वहां फ्रिक्शन हमारा कम होता है। तो देखते हैं सरफेस थ्योरी क्या है। सरफेस थ्योरी दो कर्व ले लेते हैं। दो कर्व हो गया, ए दूसरा। यहां से इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट का कितना हो गया, 1 mm। इसका जो उभार है, ऊंचा नीचा जो है 1 mm है। यहां पर आपका एग्जांपल ले लीजिए 4 mm। ठीक है, ऑब्जेक्ट एक बॉक्स, एक जो रोलर है, जब इसे हमें मूव कराना है तो मूव कराने के लिए ये जो आपका जो कर्व सरफेस है, इस पर हमारा क्या होगा, इसको ऊपर पुश करने के लिए फॉरवर्ड डायरेक्शन में इधर मूव करने के लिए हमें 1 mm तक इसको चढ़ाना होगा। तो 1 mm की ऊंचाई पर चढ़ाने के लिए हमें कम फोर्स लगेगा एज कंपेयर टू द सरफेस। उसी रॉड को अगर हम यहां रख देंगे, अब देखिए इस केस में
जब इस बॉडी को हम मूव करेंगे तो हमें 4 mm हाइट तक ऊपर ले जाना होगा, तो ऑब्वियस फोर्स ज्यादा लगेगा, तो ऑब्वियस फोर्स ज्यादा लगेगा तो रिएक्शनरी फोर्स ऑब्वियस ज्यादा लगेगा। तो इस केस में क्या होगा, आपका फ्रिक्शन ज्यादा होगा, इस केस में फ्रिक्शन कम होगा अकॉर्डिंग टू सरफेस थ्योरी। हमारा यही है, इस चीज को हम जानते भी हैं। अगर इस रोड पर अगर हम साइकिल चलाएंगे तो हमारा ऑब्वियस फ्रिक्शन ज्यादा लगेगा, साइकिल का स्पीड घट जाएगा, इस केस में हमारा नहीं। तो हम कोशिश, जो हमारे साइंटिस्ट हैं, जो हमारे रिसर्चर हैं, उन्होंने क्या किया कि जब सरफेस कम कर्व है या कम ऊंचा नीचा है तो उसने क्या किया कि सरफेस अगर ज्यादा प्लेन रहेगा तो उसमें फ्रिक्शन कम होगा। तो साइंटिस्ट ने क्या किया, सरफेस को प्लेन करना स्टार्ट कर दिया, प्लेन करना स्टार्ट कर दिया, एकदम प्लेन करना स्टार्ट कर दिया। तो जब सरफेस पूरा प्लेन हो गया तो उस पर भी कुछ समय के बाद प्रॉब्लम आने लगा कि सरफेस हम ज्यादा प्लेन कर देते हैं तो फ्रिक्शन कम ना होके फ्रिक्शन बढ़ जाता है। यह एक नया मतलब प्रॉब्लम आ गया इंजीनियरिंग साइंस के लिए कि जब सरफेस को हम कंप्लीट प्लेन कर देते हैं तो उस पर भी क्या होता है, हमारा फ्रिक्शन बढ़ जाता है। एग्जांपल के तौर पे जस्ट टेक वन पेपर, एक पेपर लीजिए जिसको पानी से भिगो दीजिए और सनमाइका पर उसके रख दीजिए और उसके बाद उसको मूव कीजिए तो वो मूव नहीं करेगा। सनमाइका कितना फ्रिक्शनलेस है, सनमाइका कितना स्मूथ सरफेस होता है, ठीक है, टाइल्स हमारे कितने स्मूथ सरफेस होता है, लेकिन उस पर अगर आप पेपर भिगाकर उस पर अगर रख दें और मूव करना चाहें तो वो मूव नहीं करेगा। तो अगेन इस सरफेस थ्योरी को क्या होता है, यहाँ पर सरफेस थ्योरी फेल हो जाता है। सरफेस थ्योरी फेल हो जाता है, उसके बाद हमारा साइंटिस्ट रिसर्चर ने नेक्स्ट थ्योरी लाया। नेक्स्ट थ्योरी हमारा क्या था, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स थ्योरी। तो इस सरफेस को ये थ्योरी हमारा क्या हो जाता है, फेल हो जाता है, जो पहले हम जानते थे। लेकिन अब जो सेकंड थ्योरी आया इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स थ्योरी, देखिए इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स थ्योरी क्या है। सेकंड थ्योरी क्या था आपका, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स थ्योरी। फ्रिक्शन का सेकंड थ्योरी कौन सा आया, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स थ्योरी, जो दो सरफेसेस के बारे में बात करता है, जो मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल कांटेक्ट के बारे में बात करता है। वो किसके बारे में बात करता है, मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल कांटेक्ट। ये मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल कांटेक्ट के बारे में बात करता है। एग्जांपल लीजिए, एक हम बॉक्स इस पर रखिए, एक वुडन पैन, ठीक है, ये कर्व सरफेस है। हम पिछले वाले थ्योरी से जानते थे कि इसमें फ्रिक्शन ज्यादा लगता है। एक कांटेक्ट हो गया, दूसरा कांटेक्ट हो गया, तीसरा कांटेक्ट हो गया, 1 2 3, 3 जगह कांटेक्ट हुआ। ये इतने बड़े वुडन बीम पे कितने कांटेक्ट हुए, 1 2 3। इसी बीम को, इसी जो ए बीम है उसको हम प्लेन सरफेस पर रख देते हैं। अब इतने बड़ी बीम पे इस जगह 1 2 3 3 कांटेक्ट हुआ, यहां पर क्या होगा, अनगिनत कांटेक्ट हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे लेकर 100 मान लीजिए, 100 कांटेक्ट हो गया। तो इस केस में क्या है, फर्स्ट केस और सेकंड केस। फर्स्ट केस में क्या है, 3 कांटेक्ट, यहां 3 चीजों से इसमें क्या हो रहा है, आपस में कांटेक्ट, मतलब 3 लोगों से क्या है, इसमें घर्षण हो रहा है, 3 लोगों से ही इसको झगड़ना पड़ रहा है, अवरोध करना पड़ रहा है। 3 कांटेक्ट 3 जगह है तो 3 ही जगह में इसे फंसना पड़ेगा, 3 ही लोगों से इसे उलझना पड़ेगा। लेकिन इसमें क्या है, 100 लोगों से इसको उलझना पड़ेगा। 100 मॉलिक्यूल्स के बीच में कांटेक्ट है, हर के बीच में फोर्स एक्ट कर रहा है। यहाँ क्या है, 1 2 3 मतलब 3 मॉलिक्यूल के साथ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स लग रहा है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स का अट्रैक्शन
एक्शन हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है, 100 मॉलिक्यूल्स के साथ हो रहा है। सरफेस प्लेन था लेकिन मॉलिक्यूल्स के कांटेक्ट कितने हैं, 100 है। सरफेस हमारा कर्व है, इरेगुलर है, सरफेस का कांटेक्ट कितने हो रहा है, 3 हो रहा है। तो यहाँ फोर्स कम लग रहा है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कम लग रहा है, यहाँ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा लग रहा है। तो intermolecular force is more here, intermolecular force is less here. तो friction force is less, intermolecular force is more, then friction is more molecules contact. यहां पर क्या है, less molecule contact. यहां क्या है, more molecule contact. ठीक है, तो हमने देख लिया कि एक प्लेन सरफेस पर भी फ्रिक्शन ज्यादा होता है। तो वंस अगेन इस थ्योरी को इंप्रूव करते हुए हमारा अब हम आ गए हैं लेटेस्ट थ्योरी पे, मॉडर्न थ्योरी। जो हमारा मॉडर्न थ्योरी क्या है, इस चीज को भी हमारे रिसर्चर और साइंटिस्ट ने इंप्रूव करके एक मॉडर्न थ्योरी बनाया है जिसे बोलते हैं इलेक्ट्रिकल थ्योरी। इलेक्ट्रिकल थ्योरी की ओर बढ़ते हैं। इसे आप उतार लीजिए और अब नेक्स्ट थ्योरी हमारा क्या आया, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स थ्योरी के बाद हमारा नेक्स्ट थ्योरी है इलेक्ट्रिकल फोर्स थ्योरी। इलेक्ट्रिकल फोर्स थ्योरी। टाइम टू टाइम इसमें इंप्रूवमेंट होते गया, कुछ चेंजेस होते गया अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ द मशीनरी सिस्टम इन ऑर्डर टू रिड्यूस द फ्रिक्शन। इस पर रिसर्च होते आए हैं और लास्ट में हम जानते हैं ये हमारा मैक्रोस्कोपिक स्टडी करता है। मैक्रो नहीं, मैक्रो स्टडी मतलब ये एटॉमिक लेवल पर जाकर स्टडी किया और इसने पाया, हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू द केमिस्ट्री थ्योरी वी नो दैट एटॉमिक थ्योरी कि एटम हमारा न्यूट्रल स्टेट है। एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है जो पॉजिटिवली चार्ज होता है और उसके चारों ओर नेगेटिवली चार्ज होता है। नॉर्मली हमारा एटम न्यूट्रल स्टेट में होता है। ठीक है, हमारा जो दो बॉडी जो आपस में कांटेक्ट होते हैं, बॉडी मैटर किससे बना हुआ है, एटम से बना हुआ है। जब दो बॉडी आपस के बीच में कांटेक्ट बनाते हैं तो वो जो कांटेक्ट बन रहा है वो एटॉमिक लेवल तक कांटेक्ट बनता है। इस थ्योरी के अनुसार अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रिक फोर्स थ्योरी हमारा जो दो बॉडी के बीच में जो कांटेक्ट बनता है, रिलेटिव मोशन करते हैं तो उसका कांटेक्ट ये बताता है कि एटॉमिक लेवल पर होता है। जब आपस में एटॉमिक लेवल पर होता है हम जानते हैं कि एटम हमारा न्यूट्रल स्टेट है। ठीक है, जस्ट टेक एग्जांपल, इसके अंदर न्यूक्लियस है, इसके अंदर न्यूक्लियस है, ये पॉजिटिवली चार्ज है, साइड में इसका क्या है, नेगेटिव चार्ज। 10 पॉजिटिव है तो 10 नेगेटिव है, 10 पॉजिटिव है तो 10 नेगेटिव है। एटम है, ये क्या है, न्यूट्रल स्टेट में है, न्यूट्रल स्टेट में, न्यूट्रल स्टेट में। ठीक है, तो हमारे दो सरफेसेस आपस में जब कांटेक्ट बना रहे हैं तो इसके बीच में बन रहा है एटॉमिक लेवल पर हम बात कर रहे हैं, मॉलिक्यूल्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम एटॉमिक लेवल पर बात कर रहे हैं। तो जब हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू द थ्योरी, एटॉमिक थ्योरी, मान लीजिए ये दो स्टेबल है क्योंकि 10 पॉजिटिव 10 नेगेटिव है। अगर इसमें से एक नेगेटिव चार्ज निकल जाता है तो ये क्या हो जाएगा, एटम हमारा अनस्टेबल हो जाएगा। अनस्टेबल हो जाएगा, इसमें 10 पॉजिटिव और 9 नेगेटिव हो जाएगा।
इस पर एक चार्ज बन जाएगा हमारा, ठीक है। तो इस पर हमारा एक चार्ज बन जाएगा, तो चार्ज बन जाने के कारण क्या हो जाएगा हमारा, ये एक अट्रैक्शन फोर्स जनरेट करेगा बिटवीन द टू मॉलिक्यूल्स। दो सरफेसेस ले लीजिए, एक सरफेस हो गया और ये दूसरा सरफेस, दोनों के बीच में आपस में ये एक्स का मॉलिक्यूल्स हो गया, एक इसका एटम हो गया, एटम। जब इस पर हम अप्लाइड फोर्स लगाए, तो ये अबाउट टू रिलेटिव होने लगा, ये रिलेटिव मोशन करने लगा। तो दोनों के बीच में आपस में रिलेटिव मोशन होने के कारण चार्ज का क्या हो गया, ट्रांसफर हो गया। चार्ज का ट्रांसफर हो गया ऊपर नीचे, जिसमें से निकला और जिसमें गया उसको निगेटिव हो गया, नेगेटिव चार्ज जिससे लूज किया वो पॉजिटिव चार्ज हो गया। तो नेगेटिव पॉजिटिव होने के कारण, नेगेटिव पॉजिटिव होने के कारण जब बॉडी के बीच में रिलेटिव मोशन हो रहा है तो ऐसा लगता है कि कोई बॉडी को खींच रहा है, ठीक है। बॉडी को हम मूव कर रहे हैं, वो मूव हो नहीं रहा है, लेकिन ऐसा लगता है कि पीछे से कोई उसको खींच रहा है। तो वो खींच कौन रहा है, दैट इज ए इलेक्ट्रिकल फोर्स जनरेटेड बिटवीन टू नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही आपका इलेक्ट्रिकल फोर्स के रूप में ले लेता है। लार्ज अमाउंट में जब हो जाता है तो वो इलेक्ट्रिकल फोर्स का रूप ले लेता है, और इट इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स। बाकी ग्रेविटेशनल फोर्स से ये काफी गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, और ये इलेक्ट्रिकल फोर्स के कारण ही, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण ही क्या करता है, अपोजिट मतलब रिलेटिव मोशन जो बॉडी के बीच में हो रहा है उसको क्या करता है, अवरोध करता है, और एक फ्रिक्शनल फोर्स के रूप में काम करता है। तो इलेक्ट्रिकल फोर्स develop here between negative and positive atom। दोनों ऊपर वाले नीचे वाले नेगेटिव पॉजिटिव के कारण एक इलेक्ट्रिकल फोर्स जनरेट हुआ, जिसके कारण फ्रिक्शन लगा। तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इस थ्योरी के अनुसार फ्रिक्शन क्या है हमारा, फ्रिक्शन इज ए इलेक्ट्रिकल फोर्स। अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रिकल फोर्स थ्योरी, फ्रिक्शन इज ए इलेक्ट्रिकल फोर्स। फ्रिक्शन एक हमारा इलेक्ट्रिकल फोर्स है, फ्रिक्शन हमारा रिएक्शनरी फोर्स है। ये लेटेस्ट थ्योरी कहता है कि फ्रिक्शन किस तरह का फोर्स है, तो फ्रिक्शन हमारा इलेक्ट्रिकल फोर्स है, ठीक है। हम आगे बढ़ेंगे, आगे हम चलेंगे, आगे बताएंगे आपको कि फ्रिक्शन के कितने तरह टाइप्स होते हैं, फ्रिक्शन के डायरेक्शन क्या होते हैं, फ्रिक्शन किधर एक्ट करता है, फोर्स की तरफ एक्ट करता है या फोर्स के अपोजिट में एक्ट करता है, वो हम बताएंगे। हमने बात किया फ्रिक्शन क्या है, इलेक्ट्रिकल फोर्स है। फ्रिक्शन हमारा क्या है, पहला आया इट इज ए इलेक्ट्रिकल फोर्स, इलेक्ट्रिकल फोर्स। दूसरा इट इज ए रिएक्शनरी फोर्स। उसके बाद तीसरा हम बात किए इट एक्ट बिटवीन कॉमन टेंजेंट ऑफ सरफेस। चौथा इट opposes motion। पांचवा it opposes intention of motion। जो हमने एग्जाम्पल के तौर पर बताया था, इट अपोजेस मोशन और इट अपोजेस इंटेंशन मोशन, जो हम एक एग्जाम्पल लेकर बताए थे,
ये क्यों इंटेंशन ऑफ मोशन को अपोज करता है। उसके बाद छठा, इट इज ए सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। कितना निष्कर्ष पर हम आए, 6 पॉइंट। इट इज इलेक्ट्रिकल फोर्स, इट इज a reactionary force, it act between common tangent surface, it opposes a motion, it opposes intention of motion, it is a self adjusting force। हम आगे बात करेंगे टाइप्स ऑफ फोर्स के बारे में। टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन बेसिकली 2 भाग में से बांट देते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन। फर्दर स्टैटिक फ्रिक्शन आपका 2 भाग में बढ़ जाता है, सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शन और लिमिटिंग फ्रिक्शन। इधर आपका काइनेटिक फ्रिक्शन भी 2 भाग में आ जाता है, स्लाइडिंग और फ्रिक्शन को बेसिकली हम 2 भाग में बांट देते हैं, काइनेटिक फ्रिक्शन और स्टैटिक फ्रिक्शन और दूसरा काइनेटिक फ्रिक्शन। और स्टैटिक फ्रिक्शन को हम उसके बाद 2 भाग में बांट देते हैं, सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शन और लिमिटिंग फ्रिक्शन। उसके बाद हमारा काइनेटिक फ्रिक्शन जो है उसको भी 2 भाग में बांट देते हैं, स्लाइडिंग फ्रिक्शन और रोलिंग फ्रिक्शन। हम अब बात करेंगे काइनेटिक स्टैटिक फ्रिक्शन किसको कहते हैं, काइनेटिक फ्रिक्शन किसको कहते हैं। स्टैटिक फ्रिक्शन उसको कहते हैं जब किसी बॉडी के बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा, 2 बॉडी आपस में कांटेक्ट में है। जैसे एक बॉडी ये हो गया, दूसरा बॉडी ये, ए और बी के बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं है, ठीक है, कांटेक्ट में है, दोनों कांटेक्ट में है, बट नो रिलेटिव मोशन। बॉडी कांटेक्ट में भी है, रिलेटिव मोशन नहीं है, नो रिलेटिव मोशन। तो क्या होगा, ये आपका स्टैटिक फ्रिक्शन होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन, नो रिलेटिव मोशन, but body in contact, अब आपका क्या हो जाएगा, ये स्टैटिक फ्रिक्शन हो जाएगा। रिलेटिव मोशन with body in contact। एक में रिलेटिव मोशन नहीं होगा और बॉडी कांटेक्ट में होगा, उस केस में आपका क्या होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन होगा। एक में रिलेटिव मोशन होगा और बाद में बॉडी भी कांटेक्ट में है, तो वो आपका काइनेटिक फ्रिक्शन होगा, ठीक है। फ्रिक्शन डेवलप होता है, जन्म होता है जब दोनों बॉडी जब कांटेक्ट में होता है, ये आता नहीं है, ये डेवलप होता है, इसका जन्म होता है। स्टैटिक फ्रिक्शन अब हम आपको बताने जा रहे हैं कुछ लॉजिकल बेसिक फैक्ट। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या करता है, हमारे बॉडी के मोशन, इट हेल्प इन स्टार्टिंग द मोशन ऑफ द बॉडी। और हमारा जो काइनेटिक फ्रिक्शन है वो क्या करता है, बॉडी को रोकने में काम करता है। जब शुरुआत में बॉडी इंटेंशन होता है कि वो चले, उस समय क्या करता है, ये बॉडी को चलने में हेल्प करता है। और दूसरी केस में जब बॉडी हमारा चल रहा होता है, कार चल रही होती है और हम उसका पावर ऑफ कर देते हैं और कुछ दूर जाकर ये रुक जाता है, तो ये रुक जा रहा है बिकॉज ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन।
लेकिन शुरुआत में जब वो चल रहा था, चलना चाह रहा था, तो चलना चाह रहा था, किसी कारण चलना चाह रहा था, वो स्टैटिक फ्रिक्शन के कारण चलना चाह रहा था। ठीक है, हम आज वीडियो इसी जगह एंड करते हैं, और हमारा वीडियो देखने के लिए आप YouTube पर सब्सक्राइब कर सकते हैं। YouTube पर आपको कंप्लीट लेक्चर मिलेगा, और फेसबुक लाइव या आपका मेरा जो पेज है ऑनलाइन साइंस एकेडमी पे हम हमेशा आते रहेंगे, आपको बेसिक फैक्ट और लॉजिकल अप्रोच के बारे में बताते रहेंगे। अगर आप ऑनलाइन साइंस एकेडमी पे क्लास करना चाहते हैं, ऑनलाइन क्लास करना चाहते हैं, तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट करेंगे। पेज पर नंबर लिखे हुए हैं, यहाँ भी हम आपको लिख देते हैं। इस नंबर पर कांटेक्ट करके आप डिटेल में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं कि ऑनलाइन साइंस एकेडमी क्या है, यहाँ कैसे पढ़ाई होता है, क्या फीस स्ट्रक्चर है, ये सब के बारे में। जेई लेवल, नीट, बीएससी और पीएचडी लेवल तक का यहाँ पढ़ाई होता है। ठीक है, थैंक यू।